Hello everyone, welcome to all in VJ Medicos. सो फिजियोलॉजी के 2 लेक्चर जा चुके हैं ऑलरेडी। ये 3rd लेक्चर है हमारा। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोग फिजियोलॉजी के क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड को पढ़ चुके हैं एंड 2nd लेक्चर में हम लोग पूरी डिटेल में स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस को देख चुके हैं। तो हम लोगों ने स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस को कवर कर लिया है ऑलरेडी हम लोगों ने, कि टोटल 6 स्टेज थे। उसको हम लोगों ने 1 बाय 1 डिटेल में एक एक करके हम लोगों ने पढ़ रखा था। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट को लेके सारे चीज़ को हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा है। आज के इस लेक्चर्स में हम लोग जो है फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस पढ़ेंगे। मतलब क्या ऐसा फैक्टर इंपॉर्टेंट है एरिथ्रोपोइसिस के लिए। एरिथ्रोपोइसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी, मैंने पहले ही बता रखा। तो आरबीसी के फॉर्मेशन में ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो इम्पॉर्टेंट है और जो प्रमोट करते हैं आरबीसी के फॉर्मेशन को। तो याद रखना है कि 3 फैक्टर होते हैं, एक जनरल फैक्टर, दूसरा मैचुरेशन फैक्टर और तीसरा है फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशंस जो है वो एक अलग सा फैक्टर उसके लिए देखा जाएगा। इसका मतलब है कि एरिथ्रोपोइसिस के फॉर्मेशंस के लिए 3 फैक्टर्स को हम लोग अनिवार्य देखना। पहला है जनरल फैक्टर, दूसरा है मैचुरेशन फैक्टर और थर्ड है हमारा फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। उसमें से सबसे पहले हम लोग जनरल फैक्टर को कवर करेंगे। तो जनरल फैक्टर जो हमारा फर्स्ट है उसमें क्या क्या आता है? ए में एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स आते हैं, बी में थायरोक्सिन आते हैं, सी में हेमेटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स आते हैं और डी में विटामिन्स आते हैं। तो ये 4 चीज़ जो है जो जनरल फैक्टर्स है और ये 4 चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है किस लिए? एरिथ्रोपोएसिस के लिए। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स जो कि किडनी से रिलीज होते हैं, समवॉट लिटिल अमाउंट में कभी कभी लीवर और हमारे हार्ट से भी रिलीज होते हैं। यहाँ लिख रखा है मैंने, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो है कभी कभी हमारे लीवर ब्रेन से रिलीज होते हैं, नॉट हार्ट। ये याद रखना है आपको कि स्मॉल अमाउंट में एरिथ्रोपोएटिन कभी कभी हमारे स्मॉल लीवर और ब्रेन से भी रिलीज होते हैं। बट मेजोरिटी किससे सीक्रेट होंगे? सीक्रेटेड बाय द पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनी। Majority of the erythropoietin hormones are secreted by the kidney, but in minor secretion that are secreted by the brain as well as from liver. तो सबसे पहले मैं एरिथ्रोपोएटिन को मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो एरिथ्रोपोएटिन के बारे में अगर हम बात करें तो एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का दूसरा नाम होता है हीमोपोएटिन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स स्टिमुलेटिंग फैक्टर, क्योंकि ये एरिथ्रोसाइट्स मतलब कि आरबीसी को स्टिमुलेट करने वाला फैक्टर है। कौन? एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन, जो कि किडनी से रिलीज हो रहे हैं। इसीलिए एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का 3 नाम है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का, एरिथ्रोपोएटिन और एरिथ्रोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। दूसरी बात करते हैं एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज अ टाइप ऑफ अ ग्लाइकोप्रोटीन। इसके पास जो होते हैं 165 to 167 अमीनो एसिड पाए जाते हैं एंड यू नो वेरी वेल कि अमीनो एसिड कंबाइन होकर प्रोटीन बनाते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन इसका मतलब है कि इसमें ग्लूकोज प्लस प्रोटीन का कंटेंट होगा। ओके, तो इसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है उसमें अमीनो एसिड की नंबर कितनी है? 165। थर्ड जो है ये मैंने बता रखा कि सिक्रेटेड बाय द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ द किडनी, बट इन माइनर अमाउंट हमारे ब्रेन और लिवर से भी सिक्रेट होते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि एरिथ्रोपोएटिन रिलीज कब होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारा जानना कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स हमारे बॉडी में कब रिलीज होते हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इसका स्टिमुलेटिंग फैक्टर होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है लेस, हाइपोक्सिया ऑक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन। लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जब हमारे बॉडी को मिलती है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लेवल जब हमारे बॉडी में घटता है, तो इस केस में हमारा किडनी एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन को रिलीज कराता है। फॉर व्हाट? कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी को बढ़ाए, क्योंकि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जब जब रिलीज होगा वो एरिथ्रोसाइट्स की फॉर्मेशंस को इंक्रीज कर देगा। तो इन हाइपोक्सिक कंडीशन मतलब कि जब हमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलती है हमारे बॉडी में, तो हमारा बॉडी का ये मैकेनिज्म है, हार्मोनल मैकेनिज्म है, इंडोक्राइन सिस्टम का ये मैकेनिज्म होता है कि हमारे बॉडी में जब हाइपोक्सिक कंडीशन एक्टिवेट होते हैं तो हमारा किडनी उस वक्त सिक्रेट करता है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। एंड यू वेरी वेल नो कि एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल मेड्यूला से। ठीक है, किडनी के एड्रिनल मेडुला से। यहाँ तक हो गया। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट में जितना ज़्यादा हाइपोक्सिक कंडीशन होगा उतना ही ज़्यादा एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज होगा।
जितना ज़्यादा हाइपोक्सिक कंडीशन में पेशेंट होगा उतना ही ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सिक्रीट होगा और उतना ही ज़्यादा फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स होंगे। यहाँ तक आई थिंक सो बात क्लियर हुए होंगे। जनरल फैक्टर में मैंने पहला एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को चालू किया है, मैंने इतनी सारी चीज़ें कवर की है। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के कुछ और बात है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग एक्शन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स को देखेंगे। अभी भी हम जनरल फैक्टर के एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन पे ही हैं, अभी मैंने थायरोक्सिन नहीं स्टार्ट करा है। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का एक्शन क्या है वो समझेंगे। इसका एक्शन ये है कि ये क्या करता है, फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ न्यू आरबीसी इनटू सर्कुलेशन। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या कर रहा है, फॉर्मेशन तो कर रहा है एरिथ्रोसाइट्स का, और ये साथ साथ में क्या करता है कि इरिथ्रोसाइट्स का यानी कि आरबीसी का फ्रॉम द बोन मैरो इनटू द ब्लड। इसका मतलब है कि इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या करते हैं कि आरबीसी का तो फॉर्मेशन करते ही करते हैं, साथ साथ ये क्या करते हैं कि बोन मैरो में जो आरबीसी प्रोड्यूस हुए हुए हैं उसको वहाँ से निकाल कर सर्कुलेशन में डालते हैं और वेरियस स्टेप से मैचुरेशन भी करते हैं। समझेंगे, फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ न्यू आरबीसी ओके। तो फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ न्यू आरबीसी इनटू सर्कुलेशन, ये काम करने में टोटल 4 से 5 डेज लगता है। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का डबल रोल काम है, एक तो न्यू आरबीसी का बनाना बोन मैरो में, और साथ साथ उस आरबीसी का जो बोन मैरो में बना है उसको वहाँ से निकालकर सर्कुलेशन में लाना। ठीक है, इसका मतलब है कि जब ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन काम कर रहा होगा तो याद करो इरिथ्रोपोइसिस स्टेज को, जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट को इंटरमीडिएट, मैच्योर, ये मैंने जो स्टेज बताया था, लेट, रेटिकुलोसाइट्स, ये सब स्टेज से गुजारेगा कौन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो पॉइंट पढ़ते हैं क्या कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट को किस में कन्वर्ट करेगा, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज में। कौन, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इन द बोन मैरो। दूसरा क्या है कि जब ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बन गया है तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को अब मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट करेगा। याद करो जो मैंने टोटल 6 स्टेज बताया था, तो लास्ट में मैच्योर आरबीसी था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं पूरा सीरीज को, पूरा स्टेज को क्या कर रहा है, मैच्योर कर रहा है। थर्ड, अब मैच्योर जो आरबीसी है उसको क्या करेगा, रिलीज इनटू ब्लड। मैंने अभी जस्ट पहले कहा कि आरबीसी का ये तो बनाना काम है ही, और साथ साथ वेरियस स्टेज को मैच्योर करके उस मैच्योर आरबीसी को जो कि पहले बोन मैरो में था, अब वहाँ से उसको निकाल के ब्लड स्ट्रीम में डाल देगा। ठीक है, बोन मैरो से ब्लड में चला गया। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा एनीमिक पेशेंट होगा उतना ही ज़्यादा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ेगा। एनीमिक कहने का मतलब है कि उसके बॉडी में आरबीसी की कंटेंट की लेवल कम हो चुकी है। तो जब ज़रा सोच के देखो कि अगर मेरे बॉडी में आरबीसी की लेवल जैसे ही कमेगी, जैसे ही आरबीसी का लेवल डाउन होगा, तो हमारा बॉडी का फिर से मैकेनिज्म अल्टर होगा और बाउंस बैक फायर करेगा। उस समय एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज करेगा और नया आरबीसी का फिर से बनाना, मैचुरेशन करना और फिर ब्लड में सर्कुलेशन में फिर से लाना। तो इस तरीके से जो है हमारा पूरा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स कवर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में थायरोक्सिन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब हम थायरोक्सिन को देखेंगे कि हाउ थायरोक्सिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स। ओके, तो थायरोक्सिन क्या करता है, एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। थायरोक्सिन क्या करता है हमारा कि एरिथ्रोपोइसिस के लेवल को बढ़ा देता है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये सिंपल है हमारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सी हमारा क्या कह रहा है, थर्ड, हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट में HGF कह रहे हैं। तो हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर क्या होता है समझेंगे। हमारे सेल्स में कुछ स्टेम सेल्स तो होते ही हैं जो आगे फर्दर डिफ्रेंशिएट करके न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कराते हैं। ओके, सेल्फ रिन्यूएबल था, ये तो पता ही है आपको। तो कुछ स्टेम सेल्स होते हैं और कुछ हमारे सेल्स में इंटरल्यूकिन्स होते हैं। इंटरल्यूकिन्स क्या है, इंटरल्यूकिन्स एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन्स है जो कि बिलोंग करता है साइटोकाइन्स फैमिली से। अब ये क्या होता है, तो जब हम पैथोलॉजी में इन्फ्लामेशंस को पढ़ेंगे तो उस वक्त हम साइटोकाइन्स और इंटरल्यूकिन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे बस आपको याद रखना है कि ये जो हमारा ग्रोथ फैक्टर है
हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर जो है हमारा वो किस तरह से रिलीज होता है, तो वो समझिएगा कि हमारे बॉडी के सेल में बहुत सारे इंटरल्यूकिन्स होते हैं। वो इंटरल्यूकिन्स क्या करते हैं, HGF को रिलीज करवाते हैं। और ये इंटरल्यूकिन्स क्या है, एक तरीके का साइटोकाइंस का फैमिली है, ग्लाइकोप्रोटीन है हमारा ये। तो ये HGF जैसे रिलीज कराता है तो ये क्या करता है कि इंड्यूसेस द प्रोलिफरेशन ऑफ PHSC। PHSC का मतलब क्या था, प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स। इसका मतलब है कि ये जो हमारा ग्रोथ फैक्टर है, हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर, जो कि इंटरल्यूकिन्स के द्वारा रिलीज किया गया है, ये क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का प्रोलिफरेशन करने में मदद करेगा। याद करो PHSC क्या कर रहा था, दो भाग में बट रहा था, लिम्फोइड स्टेम सेल्स में और दूसरा था कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स में। ओके, तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा पहले ऑलरेडी। तो इसका मतलब है कि ये ग्रोथ फैक्टर जो है प्रमोट करेगा। दूसरा चीज़ ये है कि इंटरल्यूकिंग जो है, कौन कौन से इंटरल्यूकिंग जो है इन्वॉल्व होते हैं इरिथ्रोपोइसिस में, तो याद रखिएगा इंटरल्यूकिंग 3, इंटरल्यूकिंग 6 और इंटरल्यूकिंग 11। इंटरल्यूकिंग 3 जो है वो कहाँ से सिक्रेटेड होता है, T सेल्स के द्वारा। इंटरल्यूकिंग 6 जो है वो कहाँ से रिलीज होता है, वो रिलीज होता है आपका T सेल से, एंडोथेलियल सेल से, एज वेल एज मैक्रोफेजेस से। ये याद है, इंपॉर्टेंट याद रखना। तो इससे याद करना है, इंटरल्यूकिंग 11 जो है वो सिक्रेट आपका होता है ऑस्टियोब्लास्ट से। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, बोन फॉर्मिंग सेल। लिख देता हूं मैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो इस स्लाइड में बस हम लोग को ये समझ में आया कि इरिथ्रोपोइटिन ग्रोथ फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं प्रोलिफरेशन कराता है प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का, जो कि फर्दर आगे ब्रांचेज होकर हमारा सारा ब्लड्स का कंपोनेंट बनता है। ठीक है, बेसिकली सेलुलर पार्ट, क्योंकि प्लाज्मा का तो डिटेल मैंने अलग ही देखा था। ठीक है, उसके बाद जो है इंटरल्यूकिंग्स जो इरिथ्रोपोइसिस में भाग लेते हैं वो टोटल 3 हैं, इंटरल्यूकिंग 3, इंटरल्यूकिंग 6 और इंटरल्यूकिंग 11। 3 जो है वो आपका T सेल से रिलीज हो रहा है, 6 जो है वो T सेल्स, मैक्रोफेजेस एज वेल एज आपका एंडोथेलियल सेल से रिलीज हो रहे हैं, और जो 11 है वो आपका ऑस्टियोब्लास्ट से सिक्रीट हो रहा है। और ये जब इंटरल्यूकिंग सिक्रीट होगा तो इरिथ्रोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर को वो एक्टिवेट करेगा, और जब ये एक्टिवेट होगा तो प्रोलिफरेशन ऑफ PHSC होगा। तो साइकिल समझ में आई। दूसरा चीज, इंटरल्यूकिंग्स क्या हमारा ग्लाइकोप्रोटीन है, एक तरीके का फैमिली किसका, साइटोकाइंस का। डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बस अभी हम लोगों को इतना समझना है। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर में टोटल 4 कंपोनेंट थे, जिसमें पहला था आपका इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, कवर कर दिया मैंने। दूसरा था थायरोक्सिन, वो भी कवर हो गया। तीसरा है हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर जो इंटरल्यूकिंग्स वाला था, वो भी मैंने ख़त्म कर दिया था। एंड फोर्थ है हमारा विटामिन्स। आइए विटामिन्स के बारे में देखते हैं। डी हमारा विटामिन्स, याद रखिएगा, नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। जब इरिथ्रोपोइसिस बनते हैं, जब इरिथ्रोपोइसिस का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है विटामिन्स। ठीक है, तो अगर विटामिन का लेवल अगर घटता है हमारे बॉडी में तो एनीमिया ज़्यादा होगा। मतलब ये है कि जब विटामिन का लेवल ही घट जाएगा तो जरा आप सोच के देखिए कि आरबीसी का प्रोसेसिंग हो पाएगा। जब आरबीसी का प्रोसेसिंग ठीक से नहीं होगा तो हमारे बॉडी में आरबीसी की नंबर कम होगी, तो जैसे ही आरबीसी की नंबर कम होगी तो एनीमिक पेशेंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि आरबीसी का लेवल कम जाएगा। ठीक है, विटामिन जो इरिथ्रोपोइसिस में 4 है, विटामिन जो इरिथ्रोपोइसिस में इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। जो विटामिन इरिथ्रोसाइट्स के बनाने में इंपॉर्टेंट है वो टोटल 4 है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। ठीक है, तो बी सी डी ई याद रखना। अगर विटामिन बी की कमी हुई, अगर विटामिन बी लेवल कम होता है तो एनीमिया होगा, साथ साथ में पेलाग्रा होगा। तो पेलाग्रा क्या है, ये डिजीज है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है आपका, या तो स्किन लीजन हो, या तो डायरिया हो रहा है, वीकनेस, नर्वसनेस एंड डिमेंशिया। अगर इस जितनी भी इफेक्ट है, जैसे स्किन लीजन हो गया, डायरिया, वीकनेस, नर्वसनेस, डिमेंशिया, ये जितने भी आपको कैरेक्टर अगर दिखें, इसका मतलब है कि वो पेलाग्रा का केस है। पेलाग्रा का केस क्या है, एक कलेक्शन ऑफ दिखा रहा है, हमारे कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है यहाँ पे। ठीक है, तो विटामिन बी का अगर लेवल हमारे बॉडी में कम होता है तो एनीमिया तो होगा ही होगा।
साथ साथ में पेलेग्रा होगा, वो इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन सी का लेवल कम होता है तो एनीमिया के साथ साथ स्कर्वी होगा। स्कर्वी में क्या होता है कि ये एक तरीके के एंशिएंट डिजीज माना जाता है, बहुत पुराना एंशिएंट डिजीज, जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड कोलेजन सिंथेसिस। जब कोलेजन फाइबर ठीक से नहीं बनेंगे तो क्या होगा हमारा, रिजल्टिंग इन रफ स्किन हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो मसूड़े हैं वहाँ से ब्लड निकलेंगे। जब मसूड़े जब हमारे जो है वो स्कर्वी के कारण क्या होता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। विटामिन सी के अगर हमारे बॉडी में कम होता है तो उसके कारण स्कर्वी होता है, जिसके कारण हमारे मसूड़े कमज़ोर पड़ते हैं। दांत के सॉकेट भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण टूथ हमारे हिलने लगते हैं। तो रिजल्टिंग इन रफ स्किन, ब्लीडिंग गम्स, लूजनिंग ऑफ टीथ, पुअर वुंड हीलिंग, जख्म जल्दी नहीं भरेंगे, क्योंकि वुंड यानी जख्म वहाँ भरते हैं जहाँ पे ब्लड का सप्लाई अच्छा हो। लेकिन भाई जब विटामिन सी का लेवल कम होगा तो वो तो पेशेंट एनेमिक हो गया, इसका मतलब है कि आरबीसी की वहाँ पे कमी हो गई। तो जब आरबीसी का लेवल ही कम पड़ गया तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिलेगा। तो जब ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं मिलेगा तो वुंड हीलिंग भी अच्छे से नहीं होगा, बोन पेन होगा, हमेशा लेथार्जी वाली फीलिंग हो गई। तो विटामिन बी और विटामिन सी हम लोगों ने देख लिया। नाउ द थर्ड, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से एनीमिया होगा एज वेल एज रिकेट्स होगा। आप एक चीज़ नोटिस करो, जितने भी विटामिन हैं, चाहे वो विटामिन बी हो, चाहे वो विटामिन सी हो, चाहे वो विटामिन डी हो और चाहे वो विटामिन डी ई हो, चारों विटामिन के कमी होने के कारण एनीमिया तो हो रहा है, ये कॉमन साइड इफेक्ट है, ठीक है। लेकिन बी वाले में साथ साथ पेलेग्रा, सी में साथ साथ में स्कर्वी, डी वाले में साथ साथ रिकेट्स एंड ई वाले में साथ साथ माल न्यूट्रिशन। तो ये जो हमारा है विटामिन के लेवल कम होने पे क्या साइड इफेक्ट है और इरिथ्रोपोइसिस में कैसे इफेक्ट होता है, इसको हम लोगों ने इस स्लाइड में देखा। नेक्स्ट जो है हम लोगों का, जो भी हम लोग बात करें, पहला तो ग्रोथ फैक्टर था, उसके बाद और भी फैक्टर्स थे, और तीसरा था हमारा हीमोग्लोबिन का फैक्टर, सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन फैक्टर, और सेकेंड था मैचुरेशन फैक्टर। तो जनरल फैक्टर तो मैंने बता दिया जो कि 4 था। सेकेंड है हमारा मैचुरेशन फैक्टर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, मैचुरेशन फैक्टर को हम लोग देखेंगे। तो फैक्टर्स नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें से पहला हम लोगों ने जनरल फैक्टर का पूरा डिटेल बात कर लिया। जनरल फैक्टर के अंदर 4 क्लासिफिकेशन थे, उसके बारे में सारा बात हो गया। दूसरा था हम लोगों का मैचुरेशन फैक्टर। तो मैचुरेशन फैक्टर में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं, दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर, और तीसरा है फॉलिक एसिड जिसे विटामिन B9 से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन B12 को एक्सप्लेन करते हैं और उसे समझते हैं, उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में इंट्रिंसिक फैक्टर को हम लोग देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं विटामिन B12 की, तो मैचुरेशन फैक्टर नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस, जाहिर सी बात है एरिथ्रोपोइसिस के लिए इंपॉर्टेंट होगा विटामिन B12, जो कि क्या है, मैचुरेशन फैक्टर है हमारा, नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस। दूसरा क्या कह रहा है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर है ये, मतलब ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहने का मतलब ये है कि हम इसे डाइट के थ्रू लेते हैं, हमारी बॉडी खुद जनरेट नहीं करती है विटामिन B12, हम डाइट के थ्रू या फिर सप्लीमेंट के थ्रू हम लोग उसे डाइट्स में लेते हैं विटामिन B12 को। इट्स एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। क्या कह रहा है कि अगर मैं मान लो खाना के थ्रू विटामिन B12 को खा भी लेता हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी खुद की तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है विटामिन B12, तो अगर मैं डाइट के थ्रू विटामिन B12 को ले भी रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि यही जो है आपका विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है हमारे बॉडी में। अगर मान लेते हैं लेट सपोज किसी पेशेंट में इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल नहीं है, इसका मतलब है कि उस पेशेंट को विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा, और जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उस केस में एक डिजीज होगी जिसे हम कहेंगे पर्नीशियस एनीमिया। क्या कहेंगे उसे हम, पर्नीशियस एनीमिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब होने के लिए, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल विच आर रिलीज्ड बाय द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट है हमारा मोस्टली स्टोर्ड इन लिवर एंड इन स्मॉल क्वांटिटी इन मसल। ज़्यादातर विटामिन B12 कहाँ स्टोर होते हैं, लिवर में। मान लो कि मैंने डाइट से खाया, एक्सट्रिंसिक फैक्टर मैंने डाइट से खाया,
एब्जॉर्ब भी हो गया, तो वो जब एब्जॉर्ब होता है विटामिन B12 तो वो जाके लीवर में स्टोर हो जाता है। और जब जब बोन मैरो को रिक्वायर्ड होगी विटामिन B12 की, तब क्या करेगा लीवर, वहाँ से सिंथेसिस करेगा विटामिन B12, वहाँ से B12 को क्या करेगा, वो रिलीज करेगा और बोन मैरो में दे देगा। मोस्टली स्टोर्ड इन लिवर एंड इन स्मॉल क्वांटिटी इन मसल एंड ऑल्सो प्रोड्यूस बाय लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा भी प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्शन कैसे काम करता है। पहला क्या कह रहा है, इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA इन RBC। याद रखिएगा RBC के जो DNA है उसको सिंथेसिस में, DNA का सिंथेसिस कराता है ये। ओके, हम ये जानते हैं कि मेच्योर RBC के पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं, तो फिर DNA सिंथेसिस का बात कैसे आएगा। याद कीजिए प्रोइरेथ्रोब्लास्ट में क्या हुआ था, स्टार्ट्स ऑफ हीमोग्लोबिन चालू हुआ था, उस समय तो न्यूक्लियस था। फिर अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट में भी न्यूक्लियस था, उसके बाद इंटरमीडिएट में भी था, लेट में भी था, रेटिकुलोसाइट्स तक था, उसके बाद वो न्यूक्लियस गायब होता है। तो तब तक तो वो न्यूक्लियस है, तो जब न्यूक्लियस होगा तो उसके अंदर DNA वगैरह तो होगा। DNA तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है RBC का मैच्योरेशन करने में। सपोज करो कि विटामिन B12 की कमी हो गई, तो क्या होगा, उसके RBC का जो DNA है वो ठीक से मैच्योर नहीं हो पाएगा। तो जब वो ठीक से मैच्योर नहीं हो पाएगा तो उसके RBC के साइज नॉर्मल साइज से बड़े हो जाते हैं। याद रखना है कि जब कभी भी विटामिन B12 की कमी होगी, डाइट के थ्रू या तो कमी हो रही है या किसी कारण से कमी हो रही है विटामिन B12 की, तो उस वक्त क्या होगा कि हमारा RBC का जो DNA है वो ठीक से सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, वो इमेच्योर रह जाएगा। और जब इमेच्योर डेवलपमेंट होगा RBC का, तो उस केस में RBC का साइज जो है एक नॉर्मल रेंज से साइज ज़्यादा बढ़ जाता है, और उस केस में हम उसको बोलते हैं मैक्रोसिटिक। यहाँ पे लिखा है मैक्रोसिटिक। मैक्रो का मतलब बिगर एंड सिटिक का मतलब साइज होता है, तो उस केस को हम क्या कहेंगे, मैक्रोसिटिक एनीमिया। इसे पढ़ देते हैं। इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA इन RBC, डिफिशियंसी लीड्स टू फेलियर ऑफ मैच्योरेशन ऑफ द सेल एंड रिडक्शन इन द सेल डिवीजन। तो जाहिर सी बात है, जब DNA का सिंथेसिस ही नहीं हुआ तो भाई DNA सिंथेसिस जब नहीं हुआ तो सेल डिवीजन भी नहीं ठीक से होगा। आगे, सेल्स आर लार्जर with fragile and weak cell membrane resulting in macrocytic anemia। सेल का साइज क्या होगा, नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके मैच्योरेशन ठीक से नहीं हुई है। जब DNA की मैच्योरेशन नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है, DNA की जब मैच्योरेशन ही नहीं हुई है तो जरा सोच के देखिए, सेल डिवीज़न ही अच्छे से नहीं होगा, और जब सेल डिवीज़न अच्छे से नहीं होगा तो वो एक इमेच्योर सेल कहलाएगा। ठीक है, एक चीज़ बात याद रखना, यहाँ पे देखो मैं बताया कि लीवर जो है विटामिन B12 को बोन मैरो में दे रहा है जब वो रिक्वायर्ड होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि विटामिन B12 जो है, अगर विटामिन B12 की कमी होती है तो मैक्रोसिटिक एनीमिया तो करा ही रहा है, साथ साथ वो पर्निशियस एनीमिया भी कराएगा। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि विटामिन B12 की कमी होने के कारण एनीमिया तो हो रहा है, बट एनीमिया के भी बहुत फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। इसमें मैक्रोसिटिक एनीमिया हुआ, अगर मैं साइज की बेसिस पे बात करता हूँ, और अगर फंक्शन की बेसिस पे बात करता हूँ तो पर्निशियस एनीमिया हो गया। तो अगर मान लो कि विटामिन B12 हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में है तो क्या होगा, एक तरीके का एंटी पर्निशियस फैक्टर कहलाएगा। मतलब अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 अच्छे तरीके से है तो वो एंटी पर्निशियस हुआ, पर्निशियस नहीं कराएगा हमारे बॉडी में। तो ये सारा जो है हमारा फर्स्ट विटामिन B12 के एक्सप्लेनेशन के बारे में पूरा हो गया। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ताकि ले सकें। ओके, तो अब मैं जो फर्दर है इंट्रिंसिक फैक्टर पे मूव करता हूं। ओके, मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसे समझाता हूँ। ओके, तो अब इंट्रिंसिक फैक्टर को समझते हैं। तो इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा बाय द पेराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा था उस वक्त में भी मैंने बताया था कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा से रिलीज होते हैं बाय द पेराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, दूसरा है इसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम इंटेस्टाइन। ये मैंने पॉइंट पहले ही बता रखा है आपको। थर्ड है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर, अगर मान लो कि हमारे बॉडी में सप्लाई अच्छा है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 भी अच्छा होगा। तो जब एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 ज़्यादा अच्छा होगा तो पर्निशियस एनीमिया का लेवल कम जाएगा। बात क्लियर हो गई। इंट्रिंसिक फैक्टर अगर अच्छा रेट से है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 अच्छा रेट से होगा,
और जाहिर सी बात है जब एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 अच्छा होगा तो परनीशियस एनीमिया का केस घटेगा। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर अकर्स इन, अगर मान लो कि हमारे बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर किसी कारणवश घट गया है तो क्या कारण हो सकता है उसका? या तो आपका सीवियर गैस्ट्राइटिस हो रहा होगा, इटिस लगा है, इटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, मतलब या तो सीवियर गैस्ट्रिक स्टमक का इन्फ्लामेशन है किसी कारण, या तो आपके अल्सर हो रखे हैं, या तो आपको गैस्ट्रेक्टोमी, तो गैस्ट्रो का मतलब फिर से स्टमक, और इक्टोमी का मतलब होता है टू रिमूव। इसका मतलब है या तो आपका स्टमक रिमूव कर दिया गया है, या फिर आपको अल्सर हो रखे हैं, या तो फिर सेवरल गैस्ट्राइटिस हो रखा है। तो इस केस में क्या होता है कि आपके बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर का लेवल कम जाता है, और जैसे ही इंट्रिंसिक फैक्टर का लेवल कम जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि परनीशियस एनीमिया का केस ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर जैसे ही कमेगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 भी कमेगा, और एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 जैसे ही कमेगा तो परनीशियस एनीमिया के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद थर्ड आते हैं हम लोग फॉलिक एसिड के बारे में। तो फॉलिक एसिड क्यों ज़रूरी है? रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द DNA। याद करिए, जिस तरीके से विटामिन B12 इंपॉर्टेंट था DNA के सिंथेसिस के लिए, उसी तरह से फॉलिक एसिड भी DNA के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। बट दोनों में डिफरेंट क्या होगा वो हम लास्ट में देखेंगे। दूसरा, अगर फॉलिक एसिड का लेवल कम जाएगा तो सिंथेसिस ऑफ DNA भी कम जाएगा, ये मानते हैं आप बात। नेक्स्ट, अगर फॉलिक एसिड का लेवल कम रहा है तो जाहिर सी बात है मैचुरेशन भी कमेगा, और मैचुरेशन जब कमेगा तो एनीमिया का केस होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं फॉलिक एसिड कम तो मैचुरेशन कम, एनीमिया का केस ज़्यादा। बात क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा सेल्स आर लार्जर, क्योंकि जाहिर सी बात है मैचुरेशन फिर से ठीक से नहीं हुआ है। तो जब मैचुरेशन सही से नहीं हुआ है तो क्या होगा इस केस में? मैचुरेशन जब सही से नहीं हुआ तो क्या हुआ? सेल उसके लार्जर हो जाएंगे, और जैसे सेल ज़्यादा बड़े होंगे तो याद करो पिछले केस में जो कि विटामिन B12 की कमी से सेल का साइज क्या था? बड़ा हुआ था, तो उसमें हम लोग बोले थे क्या? मैक्रोसिटिक एनीमिया, विटामिन B12 की कमी के कारण। लेकिन यहाँ पे जब फॉलिक एसिड का कमी होता है तो सेल का साइज फिर से बढ़ रहा है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 की लेवल कम जाती है तो इस केस में सेल का मैचुरेशन ठीक से नहीं होता है, सेल के साइज नॉर्मल से बड़े साइज हो जाएंगे, और जब नॉर्मल से बड़े साइज हो जाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ कि फॉलिक एसिड का सिंथेसिस जैसे ही कम गया तो फॉलिक एसिड का जैसे ही लेवल कमा तो फिर से मैचुरेशन ठीक से नहीं होगा DNA का, तो सेल का मैचुरेशन ठीक से नहीं होगा, और जब सेल का मैचुरेशन ठीक से नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, जरा आप समझिए कि सेल का साइज फिर से बढ़ेगा। लेकिन इस केस में जो सेल का साइज बढ़ रहा है वो होगा आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मुद्दा आता है कि सर विटामिन B12 की कमी हुई, सेल के साइज बढ़े तो मैक्रोसिटिक, फॉलिक एसिड का कम हुआ, सेल के साइज बढ़े लेकिन मेगालोब्लास्टिक। आखिर ये दोनों में ऐसा क्यों अलग अलग नाम पड़ा? तो समझिएगा, मैक्रोसिटिक और मेगालोब्लास्टिक में क्या डिफरेंस है समझिए। देखो, मेगालोब्लास्ट, लास्ट में नाम लगा हुआ है ब्लास्ट, तो ब्लास्ट याद करो जब एरिथ्रोपोइसिस हम पढ़ा रहे थे तो उस वक्त क्या था? स्टेज था कुछ, जैसे कि आपका प्रोइरिथ्रोब्लास्ट था, उसके बाद हम लोग अगर देखें तो इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट था, नॉर्मोब्लास्ट था, उसके बाद हम बात करें तो लेट नॉर्मोब्लास्ट था, रेटिकुलोसाइट थे, और उसके बाद मैच्योर आरबीसी बना था। तो ये पूरा स्टेज है। तो अगर सेल बनने से पहले वाले स्टेज में कहीं गड़बड़ी हुई तो हम लोग ब्लास्ट बोलेंगे, इसलिए मेगालोब्लास्ट बोले हम लोग। सेल बनने से, मैच्योर सेल बनने से पहले वाले स्टेज में अगर कहीं पे भी गड़बड़ी हो रही है तो वहाँ पे ब्लास्ट लगेगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे बॉडी में फॉलिक एसिड का लेवल कम रहा है तो हमारे सेल, मैच्योर सेल के पहले वाले स्टेज को वो डिमोरलाइज करेगा, सेल बनने से पहले वाले स्टेज को खत्म करेगा, सेल बनने से पहले वाले स्टेज को हार्म पहुंचाएगा। इसलिए मैंने नाम रखा उसका मेगालोब्लास्टिक। लेकिन विटामिन B12 की कमी से क्या होता है कि जब सेल बन जाते हैं आरबीसी, लास्ट स्टेज मैच्योरेशन वाला, उसमें गड़बड़ी आती है, इसलिए सिटिक लगा।
मैक्रोसिटिक लगा। तो ब्लास्टिक और सिटिक का डिफरेंसेस बस इतना ही था कि ब्लास्ट में क्या हुआ कि जो स्टेज में अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो सेल बनने से पहले तो मेगालोब्लास्टिक, और अगर सेल बन चुका है फिर सेल का साइज अब नॉर्मल है तो मैक्रोसिटिक। इसी तरह से दो टर्म और होगा, क्या होगा, एक तरह से और टर्म होगा माइक्रोसिटिक। माइक्रोसिटिक भी होगा, मतलब माइक्रो का मतलब क्या हो गया, स्मॉल, और सिटिक का मतलब मैंने बताया साइज। तो इस केस में साइज छोटा होगा। किसका साइज छोटा होगा, मैच्योर या प्रीवियस स्टेज, तो मैच्योर आरबीसी का। सिटिक लगा है ना, लेकिन अगर ब्लास्ट रहता तो क्या होता, हमारा जो स्टेज था एरिथ्रोपोइसिस का उसमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम होगा। तो आई होप सो ये सारा फैक्टर्स आपको समझ आया होगा। जो हमारा लास्ट फैक्टर था शायद वो था हमारा हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन का जो फैक्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में डाल के बता रहा हूँ। मैं यहाँ तक क्लियर हुए होंगे। एक बार मैं साइड हो रहा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन देखेंगे। तो अभी तक हम लोग फैक्टर्स की बात करें तो पहला जनरल फैक्टर देख चुके हैं पूरा कंप्लीट। दूसरी फैक्टर की बात करते हैं तो मैचुरेशन फैक्टर, वो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड फैक्टर की अपन बात करते हैं तो वह है फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशंस कराने के लिए क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है तो समझिएगा। वेरियस मटेरियल्स आर इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी, जैसे कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड अमीनो एसिड रिक्वायर्ड है हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। दूसरा, आयरन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तीसरा, कॉपर। चौथा, कोबाल्ट एंड निकल। एंड फिफ्थ हमारा विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, निकोटिनिक एसिड और पैरिडॉक्सिन। ये सब के सब विटामिन इंपॉर्टेंट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अगर किसी पेशेंट में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो सबसे पहले सप्लीमेंट में आप विटामिन ये सब ले सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी ले सकते हैं आप, राइबोफ्लेविन ले सकते हैं, निकोटिनिक एसिड ले सकते हैं और पैरिडॉक्सिन ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड अमीनो एसिड कहाँ से मिलते हैं। तो याद रखिएगा, आपको कई सारे पर्सन जो होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं और कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन ज़्यादातर नॉन वेज से मिलते हैं, चिकन मीट आइटम से। लेकिन अगर मैं प्लांट की बात करता हूँ, जैसे मान लो सपोज कोई जो बंदा है वो वेजिटेरियन है तो वो क्यों खाएगा नॉन वेज को। तो अगर कोई बंदा वेजिटेरियन है तो वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो है वो सोयाबीन से ले सकता है। ये इंपॉर्टेंट है बाद बाकी अगर कंपैरिजन किया जाए तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन की कंटेंट का लेवल सबसे ज़्यादा नॉन वेज में होता है एज कंपैरिजन टू द प्लांट्स में। लेकिन अगर मैं प्लांट्स की बात करता हूँ तो उसके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा अच्छा सोयाबीन में है जो वेजिटेरियन है। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन अमीनो एसिड रिक्वायर्ड है फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। दूसरा, आयरन। तो आयरन क्या होता है ना कि हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है, हीमोग्लोबिन का, जैसे हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन दो पार्ट से बना है, हीम और ग्लोबिन पार्ट से। तो हीम जो है यहाँ पे है, तो आयरन जो है वो हीम के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉपर क्या है, कॉपर जो है हमारे मान लो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में अगर आयरन पड़ा है तो वहाँ से एब्जॉर्ब होना भी तो ज़रूरी है ना। तो नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कौन कराएगा, कॉपर कराता है। कोबाल्ट एंड निकल तो इंपॉर्टेंट है। तो ये सब है, अगर हम डाइट में ये सब चीज़ का ख्याल रख के अगर हम खाना खाते हैं, डाइट को ध्यान से देके खाते हैं तो हमें हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस आराम से बनता मिलेगा। तो इसी लेक्चर्स के दौरान इसी से मैं लास्ट बाइंड अप करना चाहूँगा कि मेरा पूरा जो है फैक्टर्स इरेथ्रोपोइसिस का पूरा खत्म हो चुका है। तो अब जाके हमारा कंप्लीट इरेथ्रोपोइसिस खत्म हो चुका है। मैं जब लेक्चर नंबर 4 बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों का जो है प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आरबीसी से रिलेटेड जो हमारा इरेथ्रोपोइसिस से रिलेटेड था वो सारा इस लेक्चर में खत्म हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन यानी कि थ्रोम्बोपोइसिस के बारे में देखेंगे। तब तक थैंक यू। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग सपोर्ट करें, लाइक दें और सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग लेक्चर नंबर 4 में आगे मिलेंगे। इसके लिए अब यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।